नमस्कार, मैं हूं नवनीत छब्बर। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ भारत सरकार ने 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। आज यही पीएफआई प्राइम पीस में हमारी चर्चा का विषय रहेगा। बताएंगे आपको इसके लोन वुल्फ अटैक प्लान और पीएफआई पर हुए ऑपरेशन ऑक्टोपस के आईएनएस विक्रांत कनेक्शन के बारे में। साथ ही बात करेंगे इस संगठन के समर्थकों और विरोध की भी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बात पीएफआई के काले कारनामों की। ये तो आप जानते ही हैं कि 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा लेकर पीएफआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई व तुर्की की एमआईटी के इशारे पर आतंकी संगठनों के साथ मिलकर देश का आंतरिक माहौल खराब करने में जुटी थी। पीएफआई के तहत टेरर फंडिंग, लव जिहाद, सोशल मीडिया के जरिए धमकियों, सांप्रदायिक दंगों, हत्याओं व धर्मांतरण से जुड़े हुए भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा होने के बाद पीएफआई पर ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया, जिसमें एनआईए, ईडी, सीआरपीएफ और एटीएस सहित राज्यों की पुलिस ने मिलकर काम किया। 22 सितंबर को इस राष्ट्र विरोधी संगठन की कमर तोड़ी गई और 27 सितंबर को जड़ें उखाड़ दी गईं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई को उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि एक सवाल अभी भी उठता है कि क्या इस कार्रवाई से पीएफआई का किला वाकई ही नेस्तनाबूद हो गया है? हम इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे। पीएफआई पर हुए ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद बेग को भी धर दबोचा गया था। बेग को पीएफआई लीडर वसीम अहमद से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अहमद बेग ने खुफिया एजेंसियों को पूछताछ के दौरान यह बताकर चौंकाया कि एसडीपीआई के अलावा कई और संगठन गुपचुप ढंग से पीएफआई के लिए काम कर रहे हैं और इनका नेटवर्क देश के हर प्रमुख इलाके तक अपनी जड़ें जमा चुका है। इस जानकारी से सकते में आई देश की खुफिया एजेंसियां अब इस ताने बाने को तलाशने में जुट गई। केरल के कुछ राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले मुस्लिम नेताओं ने कट्टरवाद का सहारा लेकर 1994 में एनडीएफ यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था। धीरे धीरे संगठन ने अपनी जड़ें केरल में मजबूत कर ली और इसका नाम हिंसक सांप्रदायिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया। इसके बाद नवंबर 2006 में एक मीटिंग दिल्ली में होती है, जिसमें दक्षिण भारत के 3 कट्टरवादी मुस्लिम संगठन केरल का एनडीएफ यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिधा नीति पसरई के विलय से पीएफआई अस्तित्व में आया। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। उधर सिमी पर प्रतिबंध लगा तो उसके लोग भी पीएफआई के नेटवर्क से जुड़ गए। सिमी का राष्ट्रीय सचिव रहा अब्दुल रहमान पीएफआई का भी चेयरमैन रह चुका है। सिमी का सचिव रहा अब्दुल हमीद भी केरल में पीएफआई का राज्य सचिव रहा है। ऐसे कई नाम हैं जो सिमी के बाद पीएफआई से जुड़े। मतलब साफ है, एक संगठन पर गाज गिरी तो दूसरे संगठन के जरिए देशद्रोही रक्तबीजों का नेटवर्क काम करने लगा। पीएफआई मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। खाड़ी देशों में आईएसएफ यानी इंडियन सोशल फोरम, आईएफएफ यानी इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम और आरआईएफ यानी रिहैब इंडियन फाउंडेशन के जरिए पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इन संगठनों का काम विदेशी धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों में पीएफआई की सीधी शमूलियत को छिपाना और देश विरोधी कारनामों के लिए फंडिंग जुटाने का है। पीएफआई आईएसएफ और आईएफएफ के साथ मिलकर ओमान में सोशल फोरम एसएफ और कल्चरल फोरम सीएफ के नाम से अपनी गतिविधियां चला रहा है। एनडीएफ अभी भी ओमान में एक्टिव है। तुर्की में भी पीएफआई अपनी जड़ें जमा चुका है। कुवैत में केआईएसएफ यानी कुवैत इंडियन सोशल फोरम पीएफआई का ही शेल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीएफआई के लिए फंडिंग का इंतजाम करता है। अपनी इन करतूतों के लिए पीएफआई
मुस्लिम युवाओं का इस्तेमाल करता है। युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें स्टडी या एम्प्लॉयमेंट के नाम पर विदेश भेजा जाता है और वहां जाकर ये मुस्लिम युवा पीएफआई के काले मंसूबों को अंजाम देते हैं। जांच में यह भी सामने आ चुका है कि पीएफआई के बहुत से सदस्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जाकर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़कर काम कर रहे हैं। पीएफआई अपने सदस्यों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखता, लिहाजा इसके नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंच पाना खुफिया एजेंसियों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता खास तौर पर पीएफआई के निशाने पर रहे हैं। नागपुर में संघ मुख्यालय पीएफआई के निशाने पर था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई ने इस साल दशहरे पर होने वाले आरएसएस के पथ संचलन की पूरी जानकारी जुटा रखी थी। समय पर नकेल न कसी जाती तो पीएफआई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इस वारदात को अंजाम देने के लिए लोन वुल्फ अटैक प्लान किया गया था। लोन वुल्फ अटैक एक ऐसा हमला जिसे एक ही शख्स अंजाम देता है। इस हमले में फंडिंग, प्लान और बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती, लिहाजा ऐसे हमलों का पता लगाना और उन्हें नाकाम करना आसान नहीं होता। हमलावर इंटरनेट या किसी दूसरे जरिए से आतंकी संगठन से जुड़े रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ऐसे हमले को स्लीपर सेल अंजाम देते हैं। पिछले कुछ सालों में देश की आंतरिक व्यवस्था, सांप्रदायिक हिंसा व अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने वाली हर हरकत के पीछे पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा पीएफआई भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा बन चुका था। इस खतरे के खात्मे के लिए आखिरकार कमान संभालनी पड़ी देश के संकट मोचक अजीत डोभाल को और पीएफआई के खात्मे के तार जुड़ गए स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत से। अगस्त 2022 में गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर गए थे। तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ उनकी एक खास मीटिंग हुई। कर्नाटक से दिल्ली लौटते ही शाह ने तेज तर्रार अधिकारियों की एक टीम तैयार कर पीएफआई को जमींदोज करने का जिम्मा सौंपा था और फिर हुई अजीत डोभाल की एंट्री। अगस्त के आखिरी हफ्ते में शाह और डोभाल की एक मीटिंग होती है जिसमें पीएफआई को जमींदोज करने का खाका तैयार होता है। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी केरल जाते हैं और उनके साथ जाते हैं एनएसए अजीत डोभाल। आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे डोभाल के निशाने पर था पीएफआई। पूरे होमवर्क के साथ डोभाल ने आईएनएस विक्रांत से ही शुरू किया पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस। मोदी तो दिल्ली लौट आए पर डोभाल केरल ही रुक गए। केरल के टॉप पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग के बाद डोभाल पहुंचे मुंबई। वहां भी उन्होंने इसी तरह की मीटिंग की। 15 सितंबर को डोभाल ने एनआईए और ईडी के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और ऑपरेशन ऑक्टोपस का बिगुल फूंक दिया। 22 सितंबर को एक्शन की शुरुआत हुई और 27 सितंबर को पीएफआई भारत में चारों खाने चित हो गया। लेकिन मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों सहित विदेशी धरती पर पीएफआई के जहरीले बीज अभी भी बाकी हैं। पीएफआई पर हुए ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध भी किया और विरोध करने वाले माननीय नेता कब व्यक्ति या दलगत विरोध की लाइन पार कर राष्ट्र विरोध के पाले में आ खड़े हुए, शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ होगा और अगर हुआ तो यह और भी ज्यादा शर्मनाक है। हालांकि बहुत से तरक्की पसंद देशभक्त मुस्लिम व इस्लामिक धार्मिक नेताओं ने पीएफआई के खिलाफ हुई कार्रवाई को जायज ठहराते हुए इसका समर्थन भी किया। सूफी इस्लामिक बोर्ड तो कई सालों से पीएफआई को मुसलमान विरोधी बताते हुए इस पर प्रतिबंध की मांग कर रहा था। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब कशिश वारसी ने सरकार के कदम की तारीफ की है।
जी भाई, बड़ी कार्यवाही की गई, आज शेयर करना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले? ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़े। काश सही इस्लाम बताया होता, सही सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरे दिन इन्हें देखने को नहीं मिले। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पीएफआई द्वारा अब तक जो कार्य किए गए, किस तरीके के कार्य थे और एक आपके संगठन ने इसका विरोध क्यों किया था? देखिए, ये हुसैनियत और मौलाइयत के खिलाफ खड़े हुए थे। ये देश के खिलाफ जिहाद लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और मुसलमान नौजवानों को भटका रहे थे। आज लोगों की समझ में आ रहा है ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके पास इतना रुपया कहाँ से आया, कितने केसों में हिंदुस्तान के अंदर इनका लोग नामजद हुए हैं। उन्होंने पीएफआई का नाम लिया था। एक बड़ी लिस्ट है इनके कामों की, जो हमने तो एक पर्चा भी निकाला था इनके खिलाफ कि ये, और उस पर्चे को हमने बांटा भी था कि ये पीएफआई के कुकर्म है और इससे अपने नौजवानों को बचाएं। ठीक। ये थी पीएफआई के काले कारनामों और खतरनाक मंसूबों की एक झलक। आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो माननीय ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद बिलबिला रहे हैं? विचार जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।